उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और साथ में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जो कि इस आयोजन की आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Sure. स्टूडेंट्स कुछ आ जाए, आइए। अंकिता सिंह आगे आए कलेक्टर महोदय के समक्ष। कुछ और छात्राएं आ जाएं, 2-3। चढ़ा लो आप लोग। हमारे अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। यह दीप जो हमें शिक्षा देता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। इस आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए प्राचार्य महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो बुके भेज करके उनका अभिनंदन करें। श्री प्रवीण पाठक जी से भी अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि महोदय का बुके भेंट करके अभिनंदन करें। अमित अवस्थी जी, हमारे प्राचार्य डॉक्टर जी पी पांडे सरकार। एक बार पुनः अमित अवस्थी जी जन विज्ञान परिषद के संभागीय अध्यक्ष जी का, प्रवीण पाठक जी का बुके भेंट कर अभिनंदन करें। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। हम अंकिता सिंह को आमंत्रित करते हैं कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत करें। अंकिता सिंह। स्वागत गीत गाए और साथी, आओ मंगल दीप जलाए और साथी, झूमे लहराए आ जाए मेहमान द्वार, आए वो आए वो आए। आओ स्वागत गीत गाए और साथी, आओ मंगल दीप जलाए और साथी, झूमे लहराए आ जाए मेहमान नाराई बुआई बुआई। आतुर से करता तेरे पथ की अगुवानी, आतुर से करता तेरे पथ की अगुवानी। कहाँ किसी से कहने जाती अपनी कर्म कहानी, कहाँ किसी से कहने जाती अपनी कर्म कहानी। सुख देने वो आए दुख की रजनियां बांधे, प्राण प्राण में बजे बांसुरी सुप्त चेतना जागे। आओ मंगल कलश सजाए और साथी, फूलों के नवहार सजाए और साथी, झूमे लहराए आ जाए मेहमान द्वार, आई वो आई वो आई। करो वंदना करो अर्चना, करो वंदना करो अर्चना। धन्यवाद अंकिता, बहुत ही अच्छा
स्वागत गीत की प्रस्तुति। अब हम चाहेंगे कि आज के हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य इस आयोजन में आए अतिथियों के स्वागत के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। परम आदरणीय कलेक्टर महोदय, आज के युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे जन अभियान परिषद से आपका भी मैं स्वागत करता हूं। महाविद्यालय के सभी समस्त प्राध्यापकगण, अतिथिगण और विद्यार्थीगण, ये स्वर्णिम अवसर हमें मिला इस महाविद्यालय को मध्य प्रदेश शासन अंकुर अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का ये आयोजन पिछले 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। आज ये 2 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं, उसी की याद में ये वृक्षारोपण रखा गया है। और सौभाग्य की बात यह है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे महाविद्यालय को चुना है इस आयोजन के लिए और अपना व्यस्त समय निकालकर यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक बार मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस आयोजन में हमारे मैं विद्यार्थियों का भी स्वागत और अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि 2 दिन के अवकाश के बाद भी आज इतने विद्यार्थी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है जिसे माननीय कलेक्टर महोदय ने भी नोटिस किया है। ये कितने विद्यार्थी आज उपलब्ध हो पाए हैं हमें जो है। और आज मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं चाहूँगा कि माननीय को आप सुने और आपकी जो उत्सुकता हो उसके बारे में ज़रूर पूछें और विस्तार से इस आयोजन और इस ऐप के बारे में चर्चा भी हमारे साथी भारती मिश्रा जी ने आपसे किया है। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं उनसे आग्रह है कि वो जरूर डाउनलोड करें, अपने गांव में, घर में, जहां पर आप वृक्षारोपण कर सकते हैं वहां करें, इसका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। आज के इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और विषय क्या है यह जानना पहले हमारे लिए आवश्यक है। तो इस आयोजन की मुख्य धारा से जुड़े हुए जो आज के हमारे मंचासीन अतिथि हैं श्री प्रवीण पाठक जी, जो कि जन अभियान परिषद के संभागीय संयोजक हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि विषय प्रवेश पर अपनी बात रखें। आदरणीय पाठक जी। विंध्य क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के इस गरिमामय सभा कक्ष में उपस्थित हमारे जिले के सम्माननीय कलेक्टर महोदय श्री मनोज बुश सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य महोदय आदरणीय पांडे सर, यहाँ पर उपस्थित विद्वान प्रोफेसर महोदय, विविध सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए यहाँ पर जो संस्था प्रतिनिधि हैं, महाविद्यालय के छात्र, यहाँ रीवा में जो विविध सिविल सर्विसेज की जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, कौटिल्य एकेडमी और कुछ और संस्थाओं से भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और महाविद्यालय के छात्रों के साथ साथ ऐसे इंस्पिरेशनल ऐसे छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। सीएम शेड्यूल पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र, परामर्शदाता और जन अभियान परिषद से जुड़े हुए हमारे विभागीय कर्मचारी भी आज के इस और प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का ये जो कार्यक्रम है बेसिकली हमारे लिए एक अवसर के रूप में बन करके आया है। हमारे जिले के सम्मानीय कलेक्टर महोदय की बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, पर हम बहुत दिनों से प्रयासरत थे कि सर का समय हमें मिले, क्योंकि हम लगातार युवाओं के साथ काम करते हैं, युवाओं की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और खासकर ऐसे युवा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, विविध जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, और महाविद्यालयीन छात्र भी होते हैं जो अपने भविष्य को लेकर के किसी आइडियल पर्सनालिटी से जो इन सारी चीज़ों से होकर के निकल कर हमारे सामने आते हैं और पूरे प्रशासनिक तंत्र को जो लीड कर रहे होते हैं, उन ऑफिसर्स के साथ वो एक अपनी बात रखना चाह रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सर से, इस जो अपेक्षा थी मैंने सर के सामने रखी थी और सहजता के साथ सर ने अपनी सहमति दे दी, तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है हमें दो कार्यक्रमों से जोड़ता है। एक हमारे जो
हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की ये एक 60 वर्ष चल रहा है, 160वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। उसको हमने पखवाड़े के रूप में मनाया है। और विवेकानंद जी यदि सबसे ज्यादा किसी के यदि हम साहित्य को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा यदि उन्होंने किसी के बारे में लिखा है तो युवाओं के बारे में लिखा है। तो युवाओं के लिए विवेकानंद जी से बड़ा आइडियल अभी भारतीय जब हम लोग एक वो देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो हमें विवेकानंद जी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उनका जन्म जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा था। और फिर विकास यात्रा जो माननीय जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने विकास में समाज के हर एक वर्ग को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अभियान विकास यात्रा के रूप में सुनिश्चित किया जा रहा है। वो भी 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक संचालित हो रहा है। इसमें हमने इसको एक इनोवेटिव एक्टिविटीज के रूप में हमने इसे देखा और हमने सर से आग्रह किया, सर ने सहमति दी। हम युवाओं के साथ आज का ये पूरा एक ऐसा टॉक शो है जो बेस्ड है आपकी क्यूरियोसिटीज को लेकर के, आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप सर के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने लिए लाइफ गोल सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आज के टॉक शो में यहाँ पर रखा है। मैं आपको बता दूं, सर के बारे में बता दूं, एज ए कलेक्टर सर को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, पर सर एक बहुत ही ये कहें कि एजुकेशन को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं। सर के आने के बाद सर सबसे पहले तो 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2011 बैच सर को प्राप्त है। और एसएएस के रूप में 1996 में सर राज्य प्रशासनिक सेवा में हमारे प्रदेश में सेवारत हैं। और सर ने इसके पूर्व मंदसौर अलीराजपुर में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वर्तमान में रीवा कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा के यदि विकास की बात करता हूं तो बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे शैक्षणिक विकास के लिए उनके एफर्ट्स हो, सामाजिक विकास और न्याय के लिए से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं जिसमें सर की लगातार सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। और हमारा जिला उन सभी इंडेक्स पे आगे और आगे बढ़ता जा रहा है जहां जहां सर का इनपुट मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि 24/7 आवर एक ऐसे व्यक्तित्व जो पूरे जिले के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक विकास के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, ऐसे कलेक्टर, ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आज हमारे बीच में हैं। मैं सर का हृदय से स्वागत करते हुए मैं बहुत ज्यादा आगे इस विषय प्रवर्तन को ना खींचते हुए 2-3 एक्सपेक्टेशन है जो आज के इस टॉक शो में है। पहला तो युवाओं के साथ कम्युनिकेशन, एक संवाद तो है ही है जो है। दूसरा ऐसे युवा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, वो किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उनकी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं, उनको ऐसे इससे जुड़े हुए विषय और प्रश्न आज के इस टॉक शो में जुड़े हुए हैं। दूसरा ऐसे युवा जो सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनसे जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे युवा जो शासन या शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़े, वो भी आज के इस टॉक शो का एक विहित उद्देश्य है। इसी तरह से महाविद्यालयीन छात्र अपने भविष्य को लेकर के, अपने पाठ्यक्रम चयन को लेकर के किस दिशा में आगे बढ़ें, उनको किस तरह से मदद मिल सकती है, ये भी आज के इस टॉक शो का, इस संवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और साथ ही साथ राज्य शासन का जो युवाओं को लेकर के एक विजन है, उनके डेवलपमेंट को लेकर के एक विजन है, उस विजन को फुलफिल करने के लिए शासन किस तरह से प्रयासरत है, ये सारे जो समेकित उद्देश्य हैं वो आज के इस संवाद कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और निश्चय रूप से आज हमें माननीय कलेक्टर महोदय का इन सारे उद्देश्यों और इन विषयों को लेकर के मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं पुनः आप सबका और माननीय कलेक्टर महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात की है। एक तो वृक्षारोपण का है जो इस हमारे पूरे प्रदेश में विकास यात्रा का जो क्रम चल रहा है उसका एक हिस्सा है, और दूसरा जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक रास्ता तय करना है, और रास्ता कौन दिखाएगा ये देखना हम सबका दायित्व है। और उसी कड़ी में हमने एक ऐसे अनुभवी और एक ऐसे व्यक्ति का चयन जो
उन सब बाधाओं को पार करते हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं। कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं आप, अच्छी प्रशासनिक दक्षता के द्योतक हैं और 1 से 1.5 वर्षों में हमने स्वयं भी जो आपको देखा है, जो महसूस किया है कि बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति आपकी है। जब कभी भी हम लोग गए वहाँ तो ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ा। प्राय हम देखते हैं कि कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए चिट्ठी भेजने के बाद भी लोग इंतजार करते 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन सर ने कभी इतना इंतजार नहीं करवाया और तुरंत खड़े खड़े समस्याएं सुलझाने का प्रयास किया। लाइए फाइल अभी दिखाइए, अभी करते हैं। इस तरह की बातें जैसा स्वभाव सर का है। तो आज आपने स्वयं सोचा है कि हम विद्यार्थियों से बात करें और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। कुछ नाम भी हमारे बीच में आए हैं जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की और अन्य पदों के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। उनमें निखिल सिंह है। हाँ, आप यहाँ नजदीक आ जाइए तो थोड़ा माइक से बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। सर, मुझे पहली बार मौका मिला है किसी कलेक्टर से सवाल पूछने का, तो सबसे पहले तो सर मेरा आपसे पहला यही है कि आपका अनुभव कैसा रहा, और दूसरा एज एन इंडिविजुअल आपका प्रशासन में जन अनुभव है, तो आपके हिसाब से प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ एक चुनौती में जानना चाहूँगा। और सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम बहुत बात करते हैं प्रशासन की गुणवत्ता पर, तो आपका क्या विज़न है कि हम प्रशासन की गुणवत्ता को कैसे मतलब क्रियाशील बना सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से दूर कर सकते हैं? तो मैं यही 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए, प्रशासन आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ईश्वर करे जैसे आप हमसे सवाल कर रहे हैं 2-4 साल बाद लोग आपसे सवाल करें, तो हमारी एक तो शुभकामनाएं। प्रशासन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्रशासन के लिए कोई फिक्स चैलेंज नहीं है। तो ये आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाना चाहिए कि कोई भी एक इशू नहीं है जो प्रशासन के लिए कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करके आप निश्चिंत हो गए कि हमने मैथ्स का पेपर दे दिया और हम फ्री। ये 24/7 ऑपरेटिव रहने वाला सिस्टम है, और जब तक चीज़ें ठीक चलती है तब तक बिजली विभाग की तरह ही प्रशासन को कोई याद नहीं करता है। अगर रोड पे गाड़ियाँ ठीक चल रही हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, तो प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी सफलता प्रशासन की यही है कि इस तरीके से ऑटो मोड पे सिस्टम को रखे कि प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़े। आपने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसने भी पढ़ा होगा तो लास्की की एक बड़ी अच्छी शेयरी है कि द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लिस्ट। अगर हम इस तरह का एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें कि हमारी कलेक्टर की, एसपी की जरूरत कम से कम पड़े, मतलब हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो एक तो ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरा, चैलेंजेस डेली बदलती हैं। प्रशासन और आपका जो घर है दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे आपके पिता के लिए या पितामह के लिए जो आपके परिवार या संयुक्त परिवार के मुखिया होंगे, उनके लिए कोई फिक्स चैलेंज नहीं है। हर दिन के चैलेंज बदलते रहते हैं। बेटी की शादी है तो चैलेंज बदल गया, बेटे का कैरियर है तो चैलेंज बदल गया, होली आ गई तो चैलेंज बदल गया, किसी की डेथ हो गई तो चैलेंज बदल गया, कोई बीमार पड़ गया तो चैलेंज बदल गया। तो इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड इट चेंजेस विथ एवरी डे। सो हमारा जो सिस्टम है उसमें हमको जितना ज़्यादा हम विजुलाइज कर पाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए चैलेंज बन सकता है, अगर हम उसको एड्रेस करते चलते हैं तो आपकी समस्याएं कम होती है। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, चाहे आप एसडीएम के रूप में हो या एडीएम के रूप में हो या कलेक्टर के रूप में है या किसी डिपार्टमेंट के हेड के रूप में है, तो आपका विजन जितना क्लियर रहेगा, आप जितना 2, 4, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल आगे की तरफ सोच के इश्यूज को आप ऑलरेडी हैंडलिंग करते रहेंगे तो वो चैलेंजेस का रूप कम से कम करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे हम रीवा आए, तो रीवा हमारे लिए एक ऐसा जगह था जहाँ हम पहले कभी आए नहीं थे। ये और बात है कि हमने एक परीक्षा जरूर 94-95 में इसी कॉलेज में दिया था, लेकिन उस समय दिल्ली से हम लोग आए थे और इलाहाबाद ट्रेन से उतरे थे, बस से रीवा आए थे। बहुत लंबी जर्नी हुआ करती थी, वो मेरी स्मृति में था जरूर जब हम रीवा आ रहे थे। और 1-2 दिन यहीं कहीं बस स्टैंड के पास किसी सरदार जी का होटल था, वहाँ रुक के 2-3 दिन एग्जाम लिख के हम लोग वापस लौट गए थे। जब इस बार आए तो रीवा एक डिफरेंट प्लेस था और उस स्मृति से रीवा को कोरिलेट करना संभव नहीं था। जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने यहाँ के इशूज, चैलेंजेस, जो बड़े
काम, छोटे काम, ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इन सबको 1, 2, 4, 5, 10 दिन के भीतर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं और अंडरस्टैंडिंग करके फिर अपने माइक्रो मैक्रो सारे प्लान्स बनाते हैं कि ये टनल जो है वो बनने की स्थिति में है तो इसको पुश करके इसका उद्घाटन कराना है, ये एयरपोर्ट की संभावना अच्छी है, इसमें थोड़ा मेहनत कर देंगे तो इसका भूमि पूजन हो सकता है, मोन्टेना का काम खराब चल रहा है, अगर उसकी हम काम कर देंगे तो वानसागर का एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। ये मैक्रो बड़े बड़े काम हो गए जहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की समस्याएं हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ लाया जा सकता है क्योंकि यहाँ जमीन ज़्यादा है और सस्ती है, तो ये बड़े काम हो गए। उसी तरीके से डिलीवरी मैकेनिज्म पे हम डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू करके फोकस करते हैं कि पीडीएस का सिस्टम कैसा है, हेल्थ का सिस्टम कैसा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग कैसी है। और इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन के साथ रूटीन में काम हम करते रहते हैं तो आपकी रातें खराब नहीं होती है, आपको सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं कि एकाएक कहीं पे कोई समस्या होगी। इसके बावजूद भी सरप्राइजेस आएंगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे 2 बजे रात को आपको फोन आएगा कि सुहागी में एक एक्सीडेंट हो गया है, 3 बजे आपको वहां पहुंचना पड़ेगा और उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोएक्टिव रहेंगे, विजनरी रहेंगे, सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो चैलेंजेस की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन प्रशासन का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अभी हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, 10 मिनट के भीतर हमको कहाँ जाना पड़ेगा और क्या चैलेंज एड्रेस करना पड़ेगा हमको खुद नहीं पता है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को इस तरीके से तैयार करना पड़ता है कि आप उस चैलेंज के लिए खड़े हो, क्योंकि पूरा जिला आपकी तरफ देखता है। अगर 10,000 की भीड़ देख के आप घबरा गए, कोई एक्सीडेंट देख के घबरा गए, कोरोना में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आप घबरा गए तो पूरा जिला घबरा जाता है। मंदसौर में जब हम थे तो बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और इतनी भीषण बाढ़ आई थी कि वहाँ कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था लोगों को बाढ़ का, और हमारे लिए 1-1.5 महीने ही हुए थे कलेक्टर हुए, और रात में एकाएक बहुत तेज बारिश हुई, बहुत बड़ी बाढ़ आई, लगभग 200 गाँव में बाढ़ आई थी। ये भी रूमर हो गया था कि गांधी सागर बांध टूट गया और कोटा डूबने वाला है। ये इतनी बड़ी बात थी क्योंकि कोटा के जो लोकसभा के सदस्य थे वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को रात में 2 बजे ब्रीफ कर दिया कि ऐसा कुछ हो गया है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डूबने वाली है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को 2:30 बजे फोन किया, 2:45 बजे मैंने चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू किया कि ऐसा, उनको ब्रीफ किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सोचो कि इस तरह के चैलेंजेज आपको महीने भर के कलेक्टर के बीच में आता है कि आप अगले 1 महीने तक चीजों को हैंडल करते हो, किसी की डेथ नहीं होती है, आप उसके बाद के जो एक्टिविटीज हैं, मनुष्यों के रोके, जानवरों को लेके, मकानों के टूटने को लेके, लोग जो बेघर हुए हैं उसको आप एड्रेस करते हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन चैलेंजेस तो इस तरह की हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल है और आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको तेजी से एड्रेस कर सकें। उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको करता है अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं। जो बार बार लोग कहते हैं कि कलेक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, कलेक्टर साहब को अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से क्या होता है कि सबकी सकारात्मकता आपके साथ मिलती है। हम अगर किसी को फोन करते हैं तो वो इरिटेट नहीं होता है। हमारे एक इंडस्ट्री का काम देखते हैं यूवी तिवारी साहब, वो एक दिन कह रहे थे, वो 1 महीने में रिटायर होने वाले हैं, कि बोले साहब आप इतने अच्छे से बोलते हो कि हमारा 1 किलो खून बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास 1000 लोग हैं और 1000 लोगों का हम खून 1-1 लीटर बढ़ा देते हैं तो आप सोचिए कि मेरी क्षमता कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि कलेक्टर कुछ नहीं करता है। कलेक्टर एक सिंबल है जो कि खड़ा रहता है, जो दिखता है, जो भोपाल से दिल्ली से इंटरैक्ट करता है, जितने फोर्सेज है वो उसके पास आके और कल्मिनेट होती है। हम अगर पॉजिटिविटी के साथ अपनी शक्ति जो हमारी त्योथर में है, जवा में है, छोटे छोटे गांवों में है, जीआरएस के रूप में है, सचिव के रूप में है, पटवारी के रूप में है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में है, उन सब में अगर ये फीलिंग है कि कलेक्टर साहब ने कहा है कर दो, तो आप सोचिए मेरी ताकत कितनी बढ़ जाती है, सकारात्मकता कितनी बढ़ जाती है, इफिशियंसी कितनी बढ़ जाती है। पिछले 1 सालों में हमारा कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है जो कि किसी भी रैंकिंग में सबसे आखिरी में हो। और आदत पड़ गई है लोगों को टॉप करने की, टॉप 10 में रहने की, टॉप 5 में रहने की। अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भोपाल में लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि रीवा को हो क्या गया है। तो ये इसमें कलेक्टर कुछ नहीं करता है, कलेक्टर केवल मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, उनके रास्ते में आई हुई समस्याओं का समाधान कर सकता है, ताकि ईश्वर ने जो आपको क्षमता दी है उसका आप बेहतर से बेहतर उपयोग करें। तो ये बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज कहीं सीखा नहीं जा सकता है। जो भी सिविल सर्विसेज, चूंकि प्रश्न आपका है लेकिन ये जरूरत सबकी है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, आप अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं या आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप कोई बिजनेस डालने वाले हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हैं, तब भी आपके इस लीडरशिप की आवश्यकता पड़ेगी। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल।
बेसिक्स कहीं नहीं बदलता, किसी भी चीज़ में नहीं बदलता। वो आप खेती किसानी करते हैं तब भी आपके मजदूरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये फर्क डलता है कि आप उनसे 1 घंटा ज़्यादा काम ले पाते हैं कि 1 घंटा पहले वो आपको छोड़ के भाग जाते हैं। आपके घर में जो मेड सर्वेंट है उससे आप कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं, और वो बीमार होने का बहाना बनाती है कि बीमार होने के बावजूद भी ये पता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, इंपॉर्टेंट डे है, तो चलो हम जरूरी काम निपटा के आ जाए। दैट डिपेंड्स कि आपका व्यवहार कैसा है। तो एज ब्यूरोक्रेट्स, एज एनी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, सही में अच्छा है, दिखावटी नहीं, क्योंकि अटल बिहारी जी कैसे हैं, मोदी जी कैसे हैं, शिवराज सिंह जी कैसे हैं, ये आप नहीं मिले हो तब भी वो फील पहुंच जाता है। सुनील गावस्कर कैसा है, अमिताभ बच्चन कैसा है, सचिन तेंदुलकर कैसा है, यू गेट दैट वाइब्स, वो ट्रैवल करता है और आप तक पहुंचता है। तो आपके बारे में अगर ये वातावरण होगा कि आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, अच्छे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप बेहतर और सफल हो पाओगे। ये किसी प्रयोगशाला में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जा सकता है, ये खुद डेवलप करने की होती है और कुछ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, कुछ बड़े गुरुओं का आशीर्वाद होता है। तो इसको अगर डेवलप करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और प्रश्न आपके कोई हो जिनका उत्तर अभी सर के बातों पर न मिल पाया हो तो वो प्रश्न आ सकते हैं। कुछ नाम आए थे, दीक्षा गर्ग, कीर्ति तिवारी, दिव्यांशी मिश्रा। अगला प्रश्न आपका कोई? Have a marvelous afternoon to you, sir. It's my pleasure that I'm talking to you. Sir, मेरा क्वेश्चन है, what were the driving factors behind opting for you as a civil servant? मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। तो जब आपका मैथ्स अच्छा नहीं होता है तो आपके पास सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शन बचता है। आप जिस दौर में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ये तब की बात है 85-86 की, उस समय जैसे आपके पास ऑप्शन है ना, उस समय ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। जैसे क्रिकेट में ऑप्शन नहीं थे, रणजी ट्रॉफी खेला और 12-13 लोग टेस्ट तक पहुंचे, बात खत्म हो जाती थी। आज आईपीएल है तो 200 लोग कम से कम जॉब मिल जा रहा है, 100-125 लोगों को करोड़ से ज़्यादा राशि मिलती है। आप बैठो ना कंफर्टेबल। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्विसेज, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो हमारे मन में भी ये उठी कि हम सिविल सर्विसेज करें। अगर हम आज कहें कि हम राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और इसके लिए आए, तो वो पूरा सच नहीं है। सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं तो अपने लिए एक जॉब एस्पायर करते हैं, अपना कैरियर एस्पायर करते हैं। और चूंकि मुझे मैथ्स से बहुत मोहब्बत नहीं थी तो हमारे पास इंजीनियर बनने का ऑप्शन नहीं था। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरे घर में ढेर सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते थे, बहुत सारे लोग सफल भी हो गए और बड़े बड़े इंजीनियर बने। डॉक्टर बनने की हमारी इच्छा नहीं थी, तो हमारे पास ऑप्शन ही केवल था सिविल सर्विसेज। मेरे परिवार में भी कुछ लोग, मेरे ग्रैंडफादर भी सिविल सर्विस थे, मेरे एक अंकल भी सिविल सर्विस में थे। और हम लोग जब पढ़ रहे थे 6th, 7th, 8th में, तो एक डायरेक्ट रिक्रूट एसडीएम आए थे, विजय कपूर। हम बांका में थे, भागलपुर जिले का एक छोटी सी सब डिवीजन थी वहाँ। तो उनका बड़ा जलवा चलता था उस समय की बाढ़ आई थी वहाँ। तो बाढ़ में जब वो काम कर रहे थे तो मोहल्लों में ऐसी चर्चा चलती थी। वो फादर भी जॉब में थे तो वो भी जा रहे थे, तो एसडीएम साहब ने ऐसा किया, एसडीएम साहब ने ऐसा बुलाया, रात के 12 बजे जा रहे हैं, बांध की मरम्मत की कोशिश हो रही है। तो एक दिमाग में आता था कि ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी है और इसके पीछे सब लोग पागल हैं, तो हमको ये बनना चाहिए। और ये एक ड्राइविंग फोर्स था। उसके बाद फिर बड़े होने पर ये सारे आयाम सामने आए और जॉब सिक्योरिटी और समाज में एक सेंट्रल फिगर होना, ये सब निश्चित रूप से इसके पीछे ड्राइव रहा है। लेकिन सबसे पहले तो अपने लिए एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा जॉब प्राप्त करना। अगर इसमें नहीं आते तब भी किसी दूसरी जॉब में भी होते, लेकिन सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी ही था। और उसके साथ सेंट्रल पोजीशन में रहना एक सुखद अनुभूति देता है कि सारी धाराएं जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं से घूम के आती है और आप उसमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हो। तो जो आपके व्यूज़ हैं वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम जैसा चाहते हैं 70-80% जिले भर में ऐसा करने की भूमिका में होते हैं, ये और किसी जॉब में नहीं है। आप अगर सही में सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो तमाम समस्याओं के बावजूद भी आप बहुत कुछ कर पाते हो। आज हमने फील किया कि आपसे बात करें
आपकी तरह हमने स्व सहायता समूह के लोगों से कई बार बातें की, हमने जो बच्चे स्वरोजगार की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातें की, इंडस्ट्रियलिस्ट से बातें की और अपने व्यूज़ को काफ़ी हद तक उनके माध्यम से जिले में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ऐसा किसी भी पद में ये क्षमता नहीं है कि आप पॉलिसी मेकिंग को भी अफेक्ट कर सको और इम्प्लीमेंटेशन को भी अफेक्ट कर सको। तो अभी आने वाले 10-20 सालों तक तो इसका जलवा रहने वाला है। जिसको भी संभावना है, जो भी प्रयास कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसको जरूर इस तरफ कोशिश करनी चाहिए। शिवांगी तिवारी, शिवांगी हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम शिवांगी है, मैं यहाँ कौटिल एकेडमी रीवा ब्रांच में एज ए टीचर हूँ और अभ्यर्थी भी हूँ। यूपीएससी और एमपीपीएससी का मेंस दिया है मैंने। तो मेरा प्रश्न आपसे है, पर सरकार से जुड़ा है, तो शायद आप समझ पाएंगे अच्छे से। 2019 से एमपीपीएससी का, यूपीएससी तो ठीक है लेकिन एमपीपीएससी का कोई रिजल्ट नहीं आया है। लास्ट टॉपर हमारे पास 2018 के हर्षल चौधरी हैं। 2019 से मेंस हमारा अटका हुआ है, मतलब होगा अभी। फिर आप नेक्स्ट देखें तो उसका भी मेंस जुलाई में होगा। नेक्स्ट भी मई में दिया तो है, पर होगा, अगला रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं पता। इस समय विधानसभा का चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, इसलिए हमारे पास बम्पर भर्तियां हैं, जेल प्रहरी, पटवारी। पर जैसा कि आपने बोला आपको मैथ्स नहीं आती, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, तो वो आज भी एमपीपीएससी के इंतजार में है। हम दे तो पेपर लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। प्रश्न मेरा ये है कि इस फील्ड में उम्र निकल जाती है और प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जा सकते और इस सेक्टर में अगर रहे तो मोटिवेट कैसे रखें कि भाई इतनी उम्र हो गई। प्रवीण ने एसपी साहब को नहीं बुलाया है, नहीं तो इस प्रश्न का जवाब वो बड़ी अच्छी तरीके से देते। एसपी साहब जब प्रिपेयर कर रहे थे तो उस दौर में भी एक बार ऐसा आया था कि पीएससी की परीक्षाएं बड़ी मिथेड़ हो रही थी और आज भी एसपी साहब कुछ दिन पहले हमको एक किस्सा सुना रहे थे कि एक बार एक हेड ऑफ स्टेट हमारे मिले तो हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया। बोले किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? बोले आपके चक्कर में हम आईपीएस बन गए। नॉट जोकिंगली बट सीरियसली, जो इस तरह की चीजें लगातार चलती रहती है। हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे, जॉब दे रहे थे और उस समय केवल एमपीपीएससी नहीं बल्कि हम लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हमने यूपीएससी के लगातार इंटरव्यू दिए, साथ में इनके भी एग्जाम्स दिया करते थे और इन समस्याओं से भी जूझा करते थे। तो अभी जो पीएससी कोशिश कर रही है कि पिछले जितने भी विथेल्ड हैं उन सबको स्ट्रीमलाइन करके अगले 1-2 सालों के भीतर उसको रेगुलेट कर दें और वो शेड्यूल पे चलने लगे। लेकिन इन चीज़ों को हमको अपने बैक ऑफ माइंड में रखते हुए हमेशा लगातार पॉजिटिविटी के साथ जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको लगातार एग्जॉस्ट करते रहना चाहिए और ये मान के कमोबेश जो पीएससी का सिलेबस है और यूपीएससी का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है। और जिस एंथ्रोपोलॉजी में मेरे को उस साल 50 नंबर कम आए थे, जिससे कि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था, उसी एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ मुझे ऑल टाइम हाईएस्ट नंबर आए बिना प्रिपरेशन के और हम को अगर इंटरव्यू में 50 नंबर काट भी लिए जाते तब भी हम डिप्टी कलेक्टर ही होते। तो यू नेवर नो कि कौन सा एग्जाम आपका क्लिक करेगा और किस में आप तो हो जाओगे। नायब तहसीलदार नहीं बन पाने वाले लोग भी आईएएस हो जाते हैं। राघवेंद्र सिंह साहब रीवा के ही हैं, तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। राघवेंद्र सिंह साहब जब एमपीपीवी की परीक्षा देने के लिए गए तो उनका असिस्टेंट इंजीनियर में नहीं हुआ और उन्होंने चौथा अटेम्प्ट उसी बार दिया था। 3 अटेम्प्ट आईएएस में भी नहीं हुआ था उनका, यूपीएससी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया था, रिटर्न भी नहीं हुआ था, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में सीधे उनको आईएएस मिला और मध्य प्रदेश कैडर। तो ये गया। तो निश्चित रूप से ये जो तकलीफें हैं आपकी उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस कर रहा होगा। कुछ ओबीसी के सीट्स के इश्यूज हैं जिसको कि लगातार हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत सारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन से भी जुड़ा हुआ है, तो वो हैंडल हो रहा है। हमारा केवल कहना यह है जो प्रिपेयर करते समय इस तरह के निटी गिटी में ज़्यादा अपना दिमाग लगाना चाहिए। जिस समय हम लोग प्रिपेयर करते थे उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था और सीट्स कम हो गए और इस तरह की तकलीफें भी थी। हम लोग उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी तैयारियों को और पुश किया, क्योंकि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। रश्मि रथी कितने लोगों ने पढ़ी है इसमें से? कितने बच्चों ने रश्मि रथी पढ़ रखी है? केवल एक।
आप लोग रश्मि रथी पढ़ो, क्योंकि अगर पीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो साहित्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ो, हिंदी साहित्य पढ़ो। जब आप साहित्य पढ़ते हो तो आप संपूर्ण होते हो। उससे एक तो ऐसे भी आपकी अच्छी लिख जाएगी, जो ऐसे का पेपर आजकल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और दूसरा, जब आप रश्मि रथी को सस्वर पढ़ते हो ना, तो वो आपको ऊर्जा देता है। रामचरितमानस और रश्मि रथी दो ऐसी चीजें हैं जिसके भीतर से आपको समाधान निकलते हैं। आपने समस्या फील किया, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जब नाश मुझ पर छाता है पहले विवेक बन जाता है। तो आप ये जो वन लाइनर्स है ना, जीवन में बेसिक्स नहीं बदलते। चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप दाम्पत्य जीवन बिता रहे हो, चाहे आप कोई सरकारी समस्या का समाधान कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक्स कभी नहीं बदलता। और बेसिक्स है सकारात्मकता, परिश्रम और लगातार जीतने की ललक। मैं तो जीतूंगा चाहे दुनिया पूरी हार जाए। एक ही सीट है तब भी मैं जीतूंगा। एक सीट है उस पर भी तो किसी मनुष्य का ही चयन होगा। तो नॉट डिफेंडिंग द सिचुएशन ऑफ पीएससी के एग्जाम और इन चीजों को, लेकिन एज स्टूडेंट हमको इन चीजों पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपके साथी इसी में लगे हुए हैं। आप इसको समझो, जो सफल होते हैं वो 5% होते हैं। जो सफलता के लिए कोशिश करते हैं उनकी संख्या भी केवल 6-7% है। सिंसियर लोग जितने हमारे साथ थे वो सब वेल प्लेस्ड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में आए, चाहे वो बड़े प्राइवेट सेक्टर में चले गए, चाहे उन्होंने बहुत बड़ा मीडिया हाउस ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमारे दृष्टि जब डालते हैं तो मेरे साथ जो 50 लोगों ने पटना कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर यूपीएससी की तैयारियां की थी, उन 50 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वेल प्लेस्ड नहीं है। और 5000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी मेहनत की ही नहीं थी, वो इसी में लगे थे कि ये सिलेबस ऐसा हो गया, यहाँ का सेशन लेट हो गया, यहाँ का क्वेश्चन बैंक ऐसा है, यहाँ बड़ी अच्छी किताबें मिल रही है, और वो हमेशा निटी ग्रिटी डिस्कस करते रहे थे। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। तो जो सीरियस हैं वो दोस्तों को छोड़ दीजिए, वो निटी ग्रिटी को हैंडल करते हैं। वो पीएससी के ऑफिस भी जाएंगे, वो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, रात रात भर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि सरकार का सिस्टम कितना खराब है। आप केवल पढ़िए, कुछ नहीं बदलेगा। आप अगर रात भर डिस्कशन भी कर लेंगे ना कि डॉक्टर साहब फर्जी बातें करके चले गए, उससे आपका केवल रात खराब होगा, उससे कुछ नहीं बदलेगा। और अगर वो रात आपने पढ़ाई पे लगाई, प्रिपरेशन पे लगाया, तैयारी पे लगाया, तो आपको नहीं पता है कि भगवान ने आपके लिए क्या तय कर रखा है। हो सकता है कि भगवान ने आपको डिप्टी कलेक्टर बनाना तय ही नहीं कर रखा, उसने आपको आईएएस बनाना तय कर रखा। और कितनी भी बड़ी परीक्षा हो उसको मनुष्य ही पास करता है। आप ही की तरह हाड़ मास के मनुष्य पास करते हैं। और छोटे शहरों के बच्चे ज्यादा सफल होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उनके पास तकलीफें कम हैं। आप जब बड़े शहरों के बच्चों को देखोगे, उनकी तकलीफें देखोगे, थीम बेस्ड पार्टियां होती है बर्थडे की, उसमें 2 घंटे जाना पड़ता है बेचारों को। एक मॉल से निकल गए तो खबर आ जाती है कि दूसरे मॉल में फला चीज चल रही है। आपके पास 1-2 स्क्रीन वाले मूवी है रीवा में, और आप इंदौर चले जाओगे तो 50 ऐसे मूवी है जहाँ पर 50 ऐसे इवेंट हो रहे हैं। कितनी दिक्कतें होती है कि एक आदमी चला गया तो दूसरे को भी जाना मजबूरी, तो उसने फोटो पोस्ट कर दिया तो हम कैसे पोस्ट नहीं करेंगे। ये डिट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि अगर आप छोटे शहरों में हैं तो आपके सफल होने की संभावना ज्यादा है कि उस 24 घंटे में से आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं अपने 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे। तो हमारा काम कतई इस पे दिमाग लगाने का नहीं है। जो परीक्षाएं आए फॉर्म भरते जाओ और लिखते जाओ, अपीयर होते रहो, जाते रहो। आपको खुद नहीं पता है कि भगवान ने आपको किस पद के लिए बना रखा है। और असफलता जो है उसको बहुत ही आनंद के साथ लेना, क्योंकि सफल जीवन में वही होता है जो असफल होता है। हम लोगों का जब शेड्यूल होता था, हमने हर बार इंटरव्यू दिया था जब यूपीएससी के प्रिपेयर करते थे। इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो मई के पहले दूसरे सप्ताह में होता था, मई के तीसरे सप्ताह तक होता था, और जून के पहले सप्ताह में अगला प्रीलिम्स होता था। तो हम लोगों ने तय कर रखा था कि दुख बनाने के केवल घंटे रहेंगे, दिन में नहीं रहेगा। आज शाम को रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं आया, आज शाम को हम लोग जितना गम मनाना है मना लेंगे और अगले दिन सवेरे फिर शुरू कर देंगे प्रिपरेशन। क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, जॉब तो प्राप्त करना ही करना है ना। आपके दुखी होने, क्रिटिसाइज करने, किसी भी चीज से कुछ नहीं बदलने वाला है। आपको अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भविष्य के लिए जॉब प्राप्त करना है। दैट इज द 90% ऑफ द स्टोरी। इसके लिए आपको लगे रहना है, क्योंकि आप नहीं लगे हो, कोई
किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे गांव में लगा हुआ है, लाइट नहीं है तब भी लगा हुआ है, लालटेन में भी लगा हुआ है, खाना नहीं मिला है तब भी लगा हुआ है, उसने एनसीईआरटी को ऊपर से नीचे तक चार्ट दिया है, आपको अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो निकल जाएगा ना, आप नहीं निकल जाएंगे, फिर आपके पास केवल तर्क रहेंगे। और जीवन में असफलता का कोई तर्क नहीं होता, ऑल एक्सक्यूजेज आर लेम एक्सक्यूजेज। आप या तो सफल हो और या असफल हो, खुद को संतोष देने के लिए आप जो भी करो, लेकिन आपकी सफलता अत्यंत आवश्यक है, और वो तभी होगा जब हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जितना दाएं बाएं चीजों से अपना ध्यान हटाएंगे। हमारी ब्रांडिंग थी मेरे घर में कि ये सबसे खराब सब्जी लाता था। हमारे बहुत से कजिन थे जो बहुत अच्छी सब्जी लाते थे और बड़ा सस्ता ले आते थे, और हम अगर 4 रुपए का बैगन लाते थे वो 3.5 का लाते थे और हमसे बेहतर लाते थे। और ये सच है कि हम झोला दुकानदार को फेंक दिया करते थे, जो देना हो दे दो, और उसको लेके चले आते थे, ताकि हम चाहते थे कि हमको न कहा जाए कि सब्जी लाने जाओ, क्योंकि इट कॉस्ट, ये हमारा घंटा भर खा जाता था। और हमको उस तारीफ से कोई लेना देना नहीं है कि हम बड़ी अच्छी सब्जी लाते हैं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, हमको वो आधे घंटे भी इसी में डालना है। तो आप कितने फोकस्ड हो ये आपको रिजल्ट देगा, आज नहीं तो कल देगा, इस नौकरी में नहीं तो उस नौकरी में देगा। हमारा जो दोस्त है वो यूपीएससी नहीं हुआ, बहुत दुखी रहा, मेरा रूममेट था, आज वो एक्रेडिटेशन बोर्ड का सेक्रेटरी है। जो आपको कंटेंट दिखता होगा जब आप कोई सीरियल देखते होगे, वेब सीरीज देखते होगे, कि अगर आपको इसमें कोई समस्या लगती है, कोई कंटेंट गड़बड़ लगता है, तो इनको आप, तो वो आशीष सिन्हा है जो कि सेक्रेटरी है उसका, पहले वो हिंदुस्तान टाइम्स में गया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में गया, फिर वो टीवी वर्ल्ड में गया, और आज देश के बड़े पद पर वो बैठा हुआ। एक हमारा रूममेट जो यूपीएससी नहीं हुआ, वो जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका जीएम है, और देश भर के जो इंपोर्ट होते हैं ऑयल प्रोडक्ट, उसके इंश्योरेंस का वो इंचार्ज है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका पीएससी में नहीं हुआ तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, अगर आपने सिंसियरली मेहनत किया है तो आप जीवन में सफल होगे, और जीवन में सफलता की गारंटी हम आपको देते हैं, क्योंकि मेरे साथ के वो 50 के 50 जीवन में सफल है, डिफरेंट फील्ड्स में है, लेकिन सभी सफल है। तो जो प्रिपरेशन फॉर पीएससी है, इट ब्रीड्स कॉम्पिटेंस, ये आपको जीवन के लिए कॉम्पिटेंट बनाती है। आप असफल हो ही नहीं सकते हो अगर आप डिट्रैक्ट नहीं हुए तो। हाँ, आधे अधूरे मन से आपने करके और जबरदस्ती केवल आपने लेम एक्सक्यूज लिया, आप खुद संतुष्ट अपनी तैयारी से नहीं हो, तो कोई आपको सफल नहीं कर सकता। आपको अपनी तैयारी के लेवल से खुद संतुष्ट होना चाहिए। कुछ और प्रश्न है? दिव्यांशी, सरोजनी और पुनीत शुक्ला ने भी नाम दिया था अपना। अभी आपके प्रश्न हैं तो हाथ उठाएं। हाँ, पुनीत। मैं कलेक्टर महोदय को यहाँ उपस्थित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुनीत कुमार शुक्ला है, मैं गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। सर से मेरा यह प्रश्न है कि सर आपके जीवन में इतने व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं, तो उस आप उस चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज कैसे करते हैं, उसे समय का प्रबंधन कैसे कर पाते हैं? तो एक ये मेरा प्रश्न था कि उसे मैं अपने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान कैसे उसमें लागू कर सकूं। और सर दूसरा प्रश्न ये है कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान बीच में छोटे छोटे एग्जाम आते रहते हैं, तो घर वाले फॉर्म भरा के और उसकी तैयारी करने के लिए दबाव प्रेशर डालते हैं, तो इन सब चीज़ों से सर कैसे बचा जाए? एक तो जिसकी जितनी औकात उसको उतना वक्त। मैंने आपको बताया कि मैं बैगन लाने की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देके वो आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता था। आपका जो टाइम का मैनेजमेंट हो, अगर आप विषय के प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो जिस विषय की जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से उसको समय दीजिए। एकदम बी ऑब्जेक्टिव इन दैट कि जिस सेट या सब सेट से जितने नंबर के मार्क्स आते हैं हम उसको उतना समय देंगे, तैयारी के लिए भी और मॉक रिटन टेस्ट के लिए भी। समय का प्रबंधन हमेशा तैयारी के दौरान भी और एग्जामिनेशन हॉल में भी। ऐसा नहीं कि हमको ये बड़ा अच्छे से आता है तो हम उसमें 5 ही नंबर है तब भी हम 5 पेज लिख रहे हैं। बी वेरी लॉजिकल, बी वेरी फोकस्ड एंड बी वेरी प्लान्ड। हम सिलेबस के सभी हिस्सों को उतना समय देंगे जितना जितना उसके लिए मार्क्स आवंटित है। दूसरा, उसमें प्रायोरिटी जब हम करते हैं तो आप तैयारी के समय कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके अपने हो जाते हैं। उस चैप्टर्स को फिर आप बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है अगर वो तैयार हो गया है तो। जो इलाके या जो चैप्टर या जो सेक्शन आपके तैयार नहीं है आप उस पर फोकस करो।
और उसमें उन दोस्तों की जरूर मदद लो जिनका वो अच्छा है, क्योंकि कई बार जब आप उसको डिस्कस कर लेते हो तो बहुत आसानी से वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। तो अगर आपके 2-4-5 दोस्त के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हैं, और उन स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को शेयर करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो 8-10 लोग आपके पीयर ग्रुप के हो जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो, उनके साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपना सब कुछ उनको दे दो और उनका सब कुछ आप ले सको। अगर इस तरह का आपका एक ग्रुप है तो वो ग्रुप आपको कभी भी किसी भी क्राइसिस से निकालने के लिए सक्षम है। उसके अलावा जो टाइम का मैनेजमेंट है वो आप एक रूटीन तो सुबह से शाम तक का आपका जरूर बनना चाहिए। कई बार वो 80%, 85%, 90% आप फॉलो कर पाते हो, कई बार उसको नहीं फॉलो कर पाते हो। उसके पीछे कारण होता है कि जब हम रूटीन के टाइम टेबल बनाते हैं तो हम बहुत ही एग्रेसिव बना लेते हैं, और अगर बहुत एग्रेसिव आप बनाओगे तो वो 2-4 दिन, 1 आध हफ्ते, 2-4 हफ्ते तक चल पाएगा, फिर वो नहीं चल पाएगा। आप अपनी क्षमता देखें, अपनी जरूरतें देखें और उसको ऐसा बनाएं जो कि लंबे समय तक मेंटेन हो सके। फिर आप अपनी प्रकृति भी देखें। जैसे हमारी प्रकृति थी कि हमको जब हमारे सारे दोस्त सोए रहते थे तो हम 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे से लेकर सुबह 8:30, 9 बजे के बीच में अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम हिस्सा साफ कर देते थे। बहुत सारे हमारे दोस्त देर रात तक पढ़ाई करते थे। हमारे टेस्ट में नहीं था कि हम रात तक जगह, हम अर्ली मॉर्निंग उठ के और पढ़ाई करते थे। तो आपको अपना उस टेस्ट को भी देखना चाहिए कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपके साथ क्या कहता है, कि आपको कौन सा समय सबसे सूट करता है। और जब आप सबसे फ्री हो, सबसे बेहतर आप महसूस कर रहे हो, उस समय सबसे डिफिकल्ट हिस्से की पढ़ाई करनी चाहिए। सेम जब आप एग्जाम में के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लिख के आपको पूरे क्वेश्चन पेपर की एक साथ जरूर तैयारी करनी चाहिए। हम लोग नॉर्मली करते हैं कि एक क्वेश्चन उठाया और उसको 40 मिनट में लिख दिया, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो किसी साल का पूरा पेपर उठाए और पूरे पेपर को हम 3 घंटे में, 3 घंटा मतलब 2 घंटा 50 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देना, बीच में पानी पीना, पेन लेना, कागज मांगना, ये सब भी कोई आ गया आपके सामने खड़ा हो गया, 1-2 मिनट आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो 2 घंटे 50 मिनट में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और खुद इवेलुएट करना चाहिए कि आपने कितना अच्छा लिखा है और किस पे कितना जोर देना था, आपने किस पे कितना जोर दिया है। वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन के समय भी और फाइनली जब एग्जाम आप लिख रहे हो उस समय भी। बहुत ही अच्छा संवाद, आपके प्रश्न भी बहुत उम्दा, जो वास्तविक समस्याएं हैं आपकी उन्हीं पर आपने बात रखी। और जिस प्रकार से आज कलेक्टर साहब ने आप सबको बताया, मुझे लगा कि आप तो रेनाउंड प्रोफेसर होने चाहिए। कलेक्टर हैं तो अच्छी बात है, वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं और हम लोगों को पढ़ाने का काम भी आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ाया है और ये बात आप समझ भी गए होंगे कि आपको कैसे करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने कही कि आपको काम करना है, कर्म करना है अपना, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा नहीं करना है, ऐसा नहीं है, फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो क्या फल देगा, कब देगा, उसने नियत करके रखा है, लेकिन कर्म आपको करना ही होगा। पहली बात ये होती है। तो बहुत ही अच्छी बातें हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। आप सबके लिए यह विषय, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक और विषय भी है, अभी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। जब सृष्टि की रचना हुई तो ईश्वर ने सोचा कि क्या करें, कैसे करें, तो पंच तत्वों को मिला करके, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जीव की जब रचना की तो 5 तत्वों को मिला करके की। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है समीरा, यानी कि वायु। और वायु जो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, वो कौन देता है? ये भी ईश्वर ने बना दिया सृष्टि में, उसकी भी रचना की। यह हमें वृक्षों से मिलेगी। आदिकाल से वेदों से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, और सत्य भी यही है कि वृक्षों से ही हमें प्राणवायु मिल रही है। लेकिन प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं उस ज्ञान को। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए वृक्षों को भी बनाए रखना होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस जीवन की, जीव जगत के लिए ये बहुत ही उपयोगी है वृक्ष। हम वृक्षों का रोपण भी आज करेंगे और सभी लोग करेंगे। हर विद्यार्थी को, हर शिक्षक को वृक्ष का एक वृक्ष अवश्य लगाना है। और वायुदूत ऐप पर नाम भी उसका वायुदूत ही रखा गया है,
कि वायुदूत कौन है? पेड़ है, जो हमें वायु दे रहा, प्राणवायु दे रहा। तो सभी को लगाना है और वायुदूत ऐप में आपको जियो टैग के माध्यम से अपलोड करना है। इसे हमें गिनती में भी दिखाना है कि हमने किया है और प्रमाण भी दिखाना है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर पूर्णता प्रदान करने की अनुमति चाहेंगे। मंच से हम आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करेंगे श्री अमित अवस्थी जी को कि वो आएं और आभार प्रदर्शित करें। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय कलेक्टर साहब का और विशिष्ट अतिथि आदरणीय संभाग समन्वयक जी और कॉलेज के प्राचार्य का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में हमारे इस पूरे कॉलेज के स्टाफ का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज छुट्टी के दिन हम सभी लोगों को दिया, और हमारे जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र हों, इस कॉलेज परिसर के छात्र हों और विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से आए हुए छात्र, हम सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सभी लोगों ने समय दिया। स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि भी हमारे बीच में आए और इस बहुमूल्य कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ाई उपस्थिति देकर, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण का है। हम सभी से गुजारिश करेंगे अपने सभी अतिथियों से कि हम सभी लोग चलेंगे और पौधारोपित करेंगे और वायुदूत ऐप डाउनलोड करके उसकी फोटो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बच्चों के लिए बहुत एवरग्रीन रहेगा सर, पूरी रो बहुत सुंदर लगेगा। वो लेकर के आ जाओ। और वो कहाँ है? बावड़ा वाले आओ, उसको ले आओ। क्या है? बावड़ा बावड़ा खिलाओ सर, कुछ और है। सही है। हाँ सर। आमतौर से हाथ से डाल देंगे, कई बार वो रहता है। फोटो खींचने रवि सर, आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। चारों तरफ दबा दीजिए। हाँ, दवाई पानी लाइए, बाल्टी लाइए, झारा हो फोटो ले लीजिए। पहले आ जाए इधर, सर के साथ फोटो हो जाएगी। आप लोग आ जाइए। फोटो खिंचवाने की बात करो। नीलेश आप देख तो ले लीजिए, आप भी दे लीजिए। सबके साथ मुझे भी शेयर करने को मिल जाएगा। यहाँ सामने हाँ, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? थोड़ा सा सर्किल बड़ा कर लीजिए। क्या बोल रही है?
हाँ हाँ आई आई जल्दी आप इधर आ जाइए, फोटो खींचे दे रहे हैं। फोटोग्राफर से अनुरोध है थोड़ा और पीछे हो जाए तो सबकी फोटो आए बराबर। अब ये आप हमारे फ़ोन में ले लीजिए, ये लोग बहुत कंजूसी करेंगे देने में। हो जाए तो बढ़िया है, बढ़िया। आ गई सर, ये भी मेरी इच्छा थी कि मैं अरे हाँ हाँ। सब लोग खिंचाओ, मैं खींच रही हूँ, जही ना मुझे बताया। निर्देशों के अनुरूप पूरे जिले की विकास यात्राओं में वृक्षारोपण किया जा रहा है। सभी स्कूल, कॉलेजेस और आंगनवाड़ियों में वृक्षारोपण का विशेष अभियान किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में मॉडल साइंस कॉलेज में ये विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों के साथ संवाद का भी एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें छात्रों के छोटे छोटे क्वेरीज का निराकरण किया गया है और उनको वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया है। आज वृक्षारोपण की शुरुआत की जा रही है और हम प्लान करेंगे कि इस चूँकि बाउंड्री वाल है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण किया जाए। एक बोटेनिकल गार्डन भी है इसमें, इसको भी काफ़ी समृद्ध वृक्षारोपण संबंधी एक छोटा सा संदेश। वृक्ष हमारे जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई करता है। तो हम सभी को बड़ी से बड़ी मात्रा में न केवल वृक्ष लगाना चाहिए, बल्कि वृक्षों की रक्षा भी करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन के आसपास ऑक्सीजन की कोई कमी न रहे और हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनके प्रति जो हमारी आवश्यक रोल है वो ये है कि हम एक ऐसा संसार उसे दे के जाएँ जो ऑक्सीजन से भरा हुआ रहे और उन सभी तत्वों से भरा रहे जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस अंकुर अभियान के अंतर्गत सभी से ये अपील है कि आप वृक्ष लगाएं, उन वृक्षों को ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपलोड भी करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें बढ़ता हुआ देखें। जब आप अपने लगाए हुए वृक्षों को बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको सचमुच आनंद आएगा और जब आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन उस पौधे को बड़ा होते हुए और फल देते हुए आपकी चर्चा करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप पौधे लगाएं, अपने पुरखों के याद में लगाएं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो दिन हैं उन पर लगाएं और पूरे रीवा को वृक्षों से सराबोर करें। आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके फोटो अच्छे आना चाहिए, हमको तो बुरी लगा। हम काट देंगे। नहीं सर, इतने सरलता